जी डिस्क्लोजर्स रिवाइज करें IAS 41 के। अच्छा, लेटेस्ट अटेम्प्ट का भी सवाल है और कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन हम किसी लेटर स्टेज पे IAS 41 को दोबारा टच करेंगे। उससे थोड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक रिवीजन भी हो जाएगी। ये ज़रा देख लें कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट क्या थे डिस्क्लोजर से पहले। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट ऐसे होते हैं जिनको हार्वेस्ट किया जाता है एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या सोल्ड एज अ बायोलॉजिकल एसेट। बकरे को हार्वेस्ट भी किया जा सकता है एज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और सोल्ड एज अ बायोलॉजिकल एसेट। और मछली तो आपको पता है हार्वेस्ट ही होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मर गई तो ठीक है, अब जिंदा तो नहीं, जिंदा को तो नहीं बेचते कि तब तड़पती मछली लिफाफे में डाल देंगे, ऐसी तो बात नहीं होती। छली तो नहीं सोल्ड एज अ बायोलॉजिकल एसेट, जिंदा फॉर्म में तो नहीं बेची जाती कि ज़मीन समेत छली ले जाइए। छली तो हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और लंबर ट्रीज भी सोल्ड एज बायोलॉजिकल एसेट तो नहीं होते, काट के बेचे जाते होंगे, तो ये भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन बकरा तो आपको पता है, फिर बकरा है, देखें इसका लेवल देख पता नहीं किधर है फोकस करके, तो बकरा तो फिर बकरा है। और ये भी है मज ही है, पई रहती है पता नहीं। अच्छा, अब मतलब ये कि जिंदगी में एक्टिव राग रहे हैं, उधर पे रहे तो 2 घंटे उधर ही पे रहे, और वो मैट्रेस भी बेचारा दब गया उस जगह से, और एक्टिव जिंदगी गुजारनी है। कहीं 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 टीचर शो करता है कि मैं रात को 1 बजे सोया था, कल रात 2 बजे, कहीं शो हो रहा है आपको तो अच्छा, ये बियरर बायोलॉजिकल एसेट है, प्रोड्यूस बियर करेगा। प्रोड्यूस क्या करेगा? ये दरख्त भी बियरर बायोलॉजिकल एसेट है, क्योंकि दरख्त भी क्या प्रोड्यूस करेगा? बियर दरख्त क्या प्रोड्यूस करेगा? बियर। दरख्त प्रोड्यूस करेगा फल। ठीक है, फ्रूट्स बियर करेगा। ओके, जर्नलिस्ट हो जाए। ये आप लोगों की वजह से ना आज सुबह बड़ी अच्छा, चलें छोड़ें। ये निकलते हुए बेगम ने पूछा कि आज तो टाइम पे आना है ना, तो यस सर क्या मतलब? यस वाली तो कोई बात नहीं थी, मतलब ये कि अब आप लोगों की वजह से ये बातें सुननी पड़ी हैं। अच्छा जी, जनरल डिस्क्लोजर। ये एक्स्ट्रा क्लास में ना 2 लोग खुश होते हैं और 2 लोग परेशान होते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में एक तो जो है वो टीचर खुश होता है, पता नहीं टीचर खुश होता है और आप लोगों के पेरेंट्स खुश होते हैं, और टीचर के घर वाले और आप लोग खुद नाराज होते हैं। ये पता नहीं क्या वजह है, ये साथ साथ ही है, पार्ट एंड पार्सल है जिंदगी का। चलें जी, जनरल डिस्क्लोजर्स। जनरल डिस्क्लोजर जरा याद करें, नीचे लगा दो, कहाँ पे है? यहाँ पे। An entity shall disclose the aggregate gain or loss। जी गेन और लॉस इनिशियल रिकॉग्निशन पे और ईयर एंड पे जो चेंज इन फेयर वैल्यू आता है, ये गेन लॉस नॉर्मली कहाँ डिस्क्लोज होता है? P&L में। कौन कौन से जानवर है और उनकी तादाद क्या है, ये एक जनरल डिस्क्लोजर है। ये कहां शो हो जाता है? नोट्स के अंदर। ये कहां शो हो जाता है? नोट्स के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन। इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन। तो अब मोटी मोटी हेडिंग्स याद कर लें। एग्रीगेट गेन और लॉस डिस्क्रिप्शन, क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन भी साथ दे दें, और रिकॉन्सिलिएशन, और कहीं नेचर ऑफ एक्टिविटीज बता दें कि आपका बिजनेस है किस नेचर का, और साथ आप जो है बायोलॉजिकल एसेट्स कितने हैं और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितने किलो, या फल कितने किलो, या मिल्क कितने लीटर निकला, या वूल कितनी निकली, ये भी बता दें यूजर को कहीं लिख के। अच्छा जी, अगर कहीं और डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो कर दें। नेक्स्ट, आगे चलें। अगर आपने कोई बायोलॉजिकल एसेट, उनके टाइटल में मसला है
वो बता दें, या अगर जो है वो प्लेज्ड एज सिक्योरिटी है तो वो बता दें। कोई कमिटमेंट्स हैं वो बता दें, खरीदने का वादा कर लिया गया है। और अपना क्रेडिट रिस्क मैनेज कैसे करें, अगर उधार पे चीजें बेच रहे हैं तो क्रेडिट रिस्क मैनेज कैसे करें। देयर आर नो बायोलॉजिकल एसेट्स, इनका टाइटल रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कमिटमेंट्स कुछ हैं। और इस साल कोई हादसा होने की वजह से कोई इनकम एक्सपेंस आया मटेरियल नेचर का, तो उसको बता दें। और अगर डिस्क्लोजर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, और अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो रही तो बताएं किस जानवर कौन सा है, क्यों फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, और फेयर वैल्यू की रेंज क्या है, और डेप्रिसिएशन मेथड या यूजफुल लाइफ बता दें, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बता दें साल के शुरू में, इंपेयरमेंट, लॉस, रिवर्सल और डेप्रिसिएशन। और बाद में अगर फेयर वैल्यू पता चल जाए तो कितनी चीजें बतानी है, 3। किसकी पता चली, क्यों पता चली, और अब पुरानी और नई बुक वैल्यू में डिफरेंस क्या है। और गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में बता दें, किस नेचर की मिली हैं, किस हद तक आपको मिली हैं, और उसमें कितनी कंडीशंस अभी तक फुलफिल नहीं हो सकी, और अगर फ्यूचर में कंडीशंस फुलफिल ना होने की वजह से ग्रांट वापस करनी है तो फिर ग्रांट वापस कितनी करनी है, कैसे करनी है, उसका क्या चांस है। ओके, ये ना कुछ सवाल हैं इस पर नई किताब में डाले हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा फिर कभी, जब कभी रिवीजन का मौका मिलेगा ना फिर कराएंगे, ये पुरानी किताबों में नहीं है। ये चीज जरा बताएं क्या है, पेज 641 क्वेश्चन 13। जल्दी पढ़ लें माय डियर। आज हमने सबसे पहले की है डिस्क्लोजर्स की समरी, किस पेज से किस पेज तक, पेज नंबर 625 से 627। अच्छा जी, पढ़ लें माय डियर जल्दी। बायोलॉजिकल एसेट बता दें कितने कैलकुलेटर पे, ये भी रहने दें, मैं नोट कर रहा हूँ आज, फिर मैं आपको बता दूंगा कल से जी। बायोलॉजिकल एसेट की अमाउंट बता दें कैलकुलेटर पे, अपनी बुक पे देख लें, मैंने जरा हटाया स्क्रीन। चलें जी, स्क्रीन वापस आ गई है। कैलकुलेटर पे बताएं माय डियर बायोलॉजिकल एसेट की अमाउंट। $244। आपकी भी 244 आई है, ओके गुड। अच्छा माय डियर, ये जो ट्री ग्रोन है फॉर यूज एज लंबर, क्या ये प्रोड्यूस बियर करता है और एक साथ ज्यादा बियर करता है? ये तो प्रोड्यूस बियर नहीं करता, ये तो खुद दरख्त है, इसने तो प्रोड्यूस बियर नहीं करनी, और ये तो स्क्रैप के तौर पे नहीं बिकता, ये तो महंगा बिकता है। तो इसका मतलब है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, बायोलॉजिकल एसेट। इस पे तो क्या लगेगा, IS 41। ट्रीज कल्टीवेटेड बोथ फॉर देयर फूड एंड लंबर, प्रोड्यूस बियर करेंगे, हाँ, एक साथ ज्यादा प्रोड्यूस बियर करेंगे, हाँ। क्या ये स्क्रैप बिकेगा, नहीं, एंड फॉर देयर लंबर, लकड़ी भी देखे जाएंगे। अब बताएं ये कौन से ट्रीज हैं, ये बायोलॉजिकल एसेट, यानी कि ये बियर प्लांट नहीं, बियर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, बस इनको बायोलॉजिकल एसेट के तौर पे IS 41 में डालें। एनुअल क्रॉप्स, आपको क्या लग रहा है, लगी हुई है या कटी हुई है, लगी हुई है, क्रॉप तो लगी हुई को कहते हैं, इस पे भी लगाएं IS 41। बियरर प्लांट्स IS 16। तो अभी तक सिर्फ ये था और
ये था फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन बियरर प्लांट्स, ये बायोलॉजिकल एसिड है क्योंकि ये भी लगे हुए हैं। डॉग्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस, थोड़ा सा कुछ इंग्लिश में फिक्रा बता के आए। डॉग्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस के बारे में आपको आ गया 2 लाइन का फिक्र, 2 3 लाइनें लिख के आओ। क्या लिख के आएंगे? हाथ खड़ा करके बोले जी। Well done, excellent. Dogs for security purpose does not fall under the definition of, though dogs are biological assets, being living animals, but they do not fall under the definition of agriculture because these are not kept for sale, these are not kept for babies, they do not bear any produce. ठीक है, वो कोई चीज पैदा नहीं करते। ठीक है, so that's why it falls outside the scope of IS 41। इस पे IS 16 लगेगा। फ्लॉक ऑफ शीप, IS 41 बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट बताना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बतानी, रिक्वायरमेंट है। वूल शियर्ड फ्रॉम शीप, ये तो वो शियर्ड हो चुकी हुई है, एट पॉइंट ऑफ शियर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और बाद में जो है वो इन्वेंटरी है। उसको कर दो यार, 25 पे कर दो जी। टोटल क्या बना आप? 244, यही है ना, ग्रीन वाली है ना बस। ठीक है, चलें सॉर्ट ऑफ ये ट्राई करके आइएगा जरा होमवर्क का। कायम अली शाह कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स मैंगो प्लांटेशन। बायोलॉजिकल एसेट बतानी है, पीपी बतानी है, इन्वेंट्री कर लें या घर में करेंगे? ट्राई कर लीजिएगा, घर में ट्राई कीजिएगा, फिर कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 13 हो गया पेज 640 पे, और क्वेश्चन 14 हो गया होमवर्क 641। तो कर दें, ये बहुत तंग करते हैं। अच्छा जी, IS 21 निकालें। जी लेट आने की वजह, पेज नंबर 499, जल्दी आ जाए, पेज 499। अच्छा जी, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है IS 41 में। आपने सिर्फ जो है वो फॉरेन डेटर्स और फॉरेन क्रेडिटर्स हैं जैसे, उनकी आपने अकाउंटिंग करनी है। तो आई हैव, यार उनसे पूछो सलमान साहब से कि सर पूछ रहे हैं कोई $2-3 $5 पड़े हुए हैं। आई हैव $5 इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में $5 हैं। जी शुक्रिया। $1 टू PKR 281.07। चलो आसान कर लेते हैं। $1 इज इक्वल टू ₹280। सो आई हैव, पाक रुपीज में कितनी मनी है? 280 इंटू $5 जी। आई हैव 1400 इन माई पॉकेट। चलें ये नोट कर लें।
$1 में 280 रुपये छुपे हुए, ये समझ आ रहा है लोगों को। ये समझ नहीं आ रहा कि नमाज मस्जिद में जाके पढ़ लो 27 टाइम सवाब मिलेगा। उससे पूछ रहे होते हैं क्या मतलब है इस बात का। डॉलर मिल गए, ओह ले आओ डॉलर, $8 डॉलर कर दो। कितने डॉलर लाए हो? $5, $10, $1। चलें जी, जल्दी नोट कर लें। $1 ये वरी दिखाई जा रही है। शो ऑफ का जमाना है ना थोड़ा सा आजकल, ये खत्म हो गया हुआ है। आप लोग तो मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है आजकल। वैसे दिखाओ तो सही फलाने क्या तोहफा दिया। अच्छा उन लोगों ने क्या भेजा, अच्छा उन्होंने कितने सूट दिए, जरा देख लेके आना जरा। अच्छा कौन से, अच्छा ये तो सेल से लेके दिए जी। बोंगे बोंगियां मार रहे होते हैं बैठ के लोग, पता नहीं। आप लोग शायद ऐसा ऐसा खत्म कर दें, पता चले जिन पे तकिए वही पत्ते हवा देने लगे। आप लोग इन चक्रों में पड़े हों। ओके तो लें जी, 280 रुपये जेब में डाल के आज की क्लास शुरू करते हैं। बशीर लिमिटेड है हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून। बशीर लिमिटेड का ईयर एंड क्या है? 30 जून। बायस गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर। ओवरसी, सी के ऊपर बैठा हुआ था वो, ओवरसी समंदर पार। 1 मई 2008 को मैंने चीजें खरीदी हैं। द गुड्स आर प्राइस्ड एट $230। चीजों की कीमत है $230। पेमेंट इज मेड ऑन 31 जुलाई 2008। चीजें खरीदी हमारे साल और पेमेंट हुई अगले साल। पेमेंट हुई अगले साल। हमारा ईयर एंड क्या है माय डियर? 30 जून हमारा ईयर एंड। ओके 1 मई 2008 को जब मैंने चीज खरीदी है, तो फर्ज करें कोई जैकेट थी, वो मैंने बाहर के मुल्क से खरीद के अपनी दुकान पे रख के बेचनी है। अभी मैंने स्टिल खरीदी है या खरीद के बेच दी है? अभी खरीदी है। कितने डॉलर की खरीदी है? $230 की। तो इसकी एंट्री कर दें, $230 की करें माय डियर। डेट बताएं। 1 मई 2008। परचेज कर लो, इन्वेंट्री कर लो, जिससे भी कर लो। इन्वेंट्री करो मैं, इन्वेंट्री यानी परपेचुअल सिस्टम समझने यूज हो रहा है। इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर या फॉरेन क्रेडिटर क्रेडिट। अच्छा जी, पहले मुझे बताया करेंगे डॉलर में आप रूप। अच्छा आप बिल्कुल ये समझे कि आप इंट्रो की क्लास में वापस आ गए हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है IAS 21। बस वही चीजें जो हम पाक रुपीज में इंट्रेस्ट करते थे, अब वही क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, लोन लेना, उसकी जो है वो फॉरेन करेंसी को पाक रुपीज में कन्वर्ट करके एंट्री किया करेंगे। अच्छा माय डियर, जिस दिन मैंने वो चीज खरीदी है उस दिन डॉलर कितने का? 125 का। तो डॉलर साइन जरा सही तरह बना लें, एक ही दफा बन जाया करे। ये सही है डॉलर साइन जी? बताएं आप कितने? $230 ज़रब ₹125। 28750। जैसे अब हमारी दुकान पे कोई अगर खरीदने आएगा ये जैकेट, तो हम क्या कहेंगे? बाजी जी ये तो 28,750 में मुझे पड़ी है और आप कह रही हैं 25,000 की दे दें। जाएं आप, जाएं, दरवाजा खोल दो यार इनके लिए। जाएं 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 बाजी जाएं, आपको आपकी गाड़ी मुबारक हो, जाएं बैठे उसमें, जाएं। 28,750 की तो हमें पड़ी है और आप कह रही हैं 25,000 की दे दें। अब आगे आपकी मर्जी है, इसको 40,000 की बेचें, 50,000 की बेचें, वो तो आपकी सेल होगी। अच्छा माय डियर, ईयर एंड के ऊपर मुझे बताएं कि डॉलर कितने का हो गया? 134 का हो गया है। अब आप मुझे बताएं, आपको कोई खुशी गम होगा या फिलहाल छोड़े परे, जब कभी पेमेंट करनी होगी तब देखा जाएगा? अच्छा इसमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि ईयर एंड के ऊपर आपको अगर कोई खुशी गम है तो रिकॉर्ड करो। ईयर एंड पे खुशी गम रिकॉर्ड करो, कि जैसे एसेट्स को रीवैल्यू करते हो ऐसे करेंसी को भी करो। तो आप बताएं, आप समझ रहे थे कि क्रेडिटर मैंने बुक किया हुआ जब डॉलर 125 के, लेकिन अब डॉलर कितने का हो गया है? 134 का। डॉलर कितने का हो गया? 134 का। तो एक वर्सेस वाली कैलकुलेशन हम किया करेंगे।
विदाउट ओपनिंग एनी टी अकाउंट, एक वर्सेस वाली कैलकुलेशन करते हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त $230 की पेमेंट मेरी ड्यू है, मैंने $230 स्टिल पेएबल हैं। ये कैलकुलेशन हुआ करेगी जो पैसे पेएबल हुआ करेंगे। ईयर एंड के ऊपर एक एंट्री होगी $230। अब कितने रुपए के एतबार से मुझे पेमेंट करनी पड़नी है? अच्छा, ये ना कहें कि ये रेट 31 जुलाई को 2008 को इतना है, ये तो मुझे तो नहीं पता था। ये रेट तो मुझे 31 जुलाई को पता चला होगा। मुझे 30 जून को जब मैं बैलेंस शीट अपनी बना रहा था और P&L, उस वक्त तो मुझे रेट 134 ही पता था। तो अब बता दें जी रेट कितना हो गया? 134। इसके सामने क्या फिगर लिखूं? 30820 के सामने वर्सेस 28750। अच्छा, नेचर बताएं, लाइबिलिटी नेचर है या एसेट नेचर है? नहीं नहीं नहीं, जैकेट को नहीं छेड़ना अब माय डियर, जैकेट को नहीं छेड़ना। जैकेट तो डेबिट कर दी, बस खत्म। अब जैकेट का कोई कसूर नहीं है। अब आपने पेमेंट डिले की हुई है, इसमें आपका कसूर है। अब इन्वेंट्री को ना छेड़ें। अब मुझे बताएं, क्रेडिटर कितने पे रिकॉर्डेड था? 28,000 पे। लेकिन अब उसको 28,000 देने हैं या 30,000 देने हैं? आपको लग रहा है कि इसको इस पर ले जाएं। अब मुझे बताएं, आपको क्या फीलिंग हो रही है? 28,000 वाले को कितने देने हैं? अब आप थोड़ी देर रोएं क्योंकि उसको ज्यादा देने हैं पैसे। कोई गलती नहीं की थी आप लोगों ने। मतलब ये कि थोड़ा गम का इजहार तो करें कि 28,000 वाले को आप कितने देने हैं? 30,000 देने हैं। कितने ज्यादा देने हैं? अब क्रिएट किस पे हुआ था क्रेडिटर? 287। ग्रो कितने से हो गया? 2,000। और अल्टीमेटली पहुंच कहां गया? 2070। एंट्री सोचें, कोई हाथ खड़ा करके बता दें। एंट्री को बता दें जी। हाँ, P&L डेबिट या एक्सचेंज लॉस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। तो क्रेडिटर कितने पे रिकॉर्ड किए थे? 28,000 पे। पहुंच कितने पे गए? कितने से बढ़ा दें? क्रेडिटर क्रेडिट और एक्सचेंज लॉस इन P&L डेबिट। P&L में जाया करेगा कब? 31 दिसंबर 2008। चलिए, 30 जून 2008। ये हमारे एंट्रीज हो गई 2008 की। अब अगला साल 2009। 2009 की एंट्री इंशाल्लाह आप सारे खुद ही करेंगे। पहले कैश क्रेडिट कर दीजिएगा, बाकी फिर इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। 2009 की एंट्री जरा आज खुद करें। जी नहीं, क्रेडिट पहले आप लोगों ने कैश किया करना है। कैश रिकॉर्ड करें। कैश पे करना है, रिसीव करना है? कितने डॉलर? 30 मल्टीप्लाइड बाय, ये कोई वर्किंग नहीं है, ये जनरल एंट्री चल रही है। वर्किंग की जरूरत नहीं है इधर नीचे। अच्छा, कोई मुझे 30130 की पूरी स्टोरी बताए क्या होगा? 30130 की पूरी स्टोरी बताए क्या होगा? हाथ खड़ा करके बताएं 30130 की स्टोरी, कि ये कैसे पहुंचेंगे पैसे वहां 30130।
असल में हम बाजार में 30,130 रुपए लेके जाएंगे और दुकानदार से कहेंगे कि मुझे $230 दे दो। दुकानदार मुझे $230 दे देगा और मैं पायलट को कहूँगा कि आपका जहाज़ उड़ रहा है 31 जुलाई को, तो पहुंचेगा कब? वो कहेगा आज ही पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो आप कहेंगे वो जो बाहर के मुल्क में बंदा है ना, तो जैसी जहाज़ तुम रोकोगे ना वो बाहर ही खड़ा होगा, तो जहाज़ से उतरते ही सबसे पहले ना तुम उसे मेरी अमानत दे देना। पायलट आपका दोस्त था, मान गया, उसने कहा ठीक है $230 मैं बाहर के मुल्क में पहुँचा देता हूँ। तो बेसिकली ऐसे ही मैं एक बात समझाना चाह रहा था, तो आप लोगों को भी पता ही थी ये बात। तो बेसिकली यू मस्ट हैव 30,130 रुपीज़ इन योर दराज। आप अपनी दराज में से 30,130 रुपये निकालें और दुकान पे लेके चले जाएं, दुकान वाले को कहें मुझे $230 दे दो, $230 किसी बंदे को पकड़ाएं, वो बाहर के मुल्क जाकर उस बंदे को दे देगा, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएंगी, वो जो भी सिस्टम है। क्लियर? तो ये मैं पूछ रहा था। अच्छा, क्रेडिटर किताबों में कितने पे खड़ा हुआ है? 30820। और अगर इस तरह नहीं देखना तो 28,000 से क्रिएट हुआ था और 2070 से ग्रो हो गया तो पहुंच गया 30820। क्रेडिटर किताबों में कितने से खत्म कर दें? ब्लैक मार्कर मंगा दो, 30820। आप बताएं, ये एंट्री टैली नहीं कर रही। अच्छा, पहले जबानी देख के बता दें कितने वाले को कितने दिए? 30,820 जिससे देने थे। अल्लाह, 820 वाले को 130 दे के जान छूट गई। दुनिया में जन्नत के मजे। गेन कितना? अल्लाह अकबर। इस साइड पे रखें गेन को। एक्सचेंज गेन 690। बैलेंसिंग किसने सही एंट्री की थी? ये सारी। ओके, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 कर दें। 4 ठीक है जी, दूसरी एंट्री लोगों ने शुरू कर दी है, जल्दी करें। क्रेडिट परचेज है, फिर क्या है? क्रेडिट सेल है। हो गया जी। अच्छा, ईयर एंड पे वैसे हमें डर कब लगता है? जब करेंसी ऊपर नीचे हो जाए, जब कोई लेना देना हो। और अगर लेना देना करेंसी में, आप हमें क्यों क्यों नहीं डर डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है? क्योंकि ना हमने डॉलर में कोई पैसे लेने हैं, ना हमने डॉलर में कोई पैसे देने हैं। डर तो उनको होता है जिन्होंने डॉलर में कोई पैसे लेने देने हों। तो पिछले वाले सवाल वाले ने देने थे डॉलर में और हमारे वाले सवाल वाले ने लेने हैं। तो फिर ईयर एंड पे बेहतर है कि इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से
गुजार लें। चलें जी पढ़ें। हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर 935 यूके पाउंड, पाउंड बोलते हैं, पाउंड ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर यूके 935 पाउंड ऑन 12 दिसंबर 2011। ईयर एंड इज 31 दिसंबर 11 एंड द पेमेंट इज मेड ऑन 15 जून 12। अगले साल पेमेंट हुई है, खरीद हमारे साल है, पेमेंट अगले साल है। रेट्स ऑफ यूके आर एस फॉलोस। 12 दिसंबर को एक यूके पाउंड कितने का है? 180। कर ली तीनों एंट्रीज कर ली जी, वेल डन। 12 दिसंबर बोलें जी कितने पैसे? 935। ठहर जो बना लेने दो, इस तरह नहीं कहते बड़ों को। अच्छा जी 935 क्या है? पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 180 जी 168300। अच्छा जी अब एंट्री बोलें। फॉरेन डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। अब ईयर एंड पे दिल में डर क्या है कि डॉलर का रेट चेंज ना हो जाए, पाउंड का रेट चेंज ना हो जाए, ये डर है ईयर एंड पे। इस वजह से एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी। क्या आपको कंफर्म है कि 168,300 ही मिलने हैं या ऊपर नीचे भी हो सकते हैं? हाँ ये तो कंफर्म है कि 935 पाउंड मिलने हैं, लेकिन ये नहीं कंफर्म कि 1,68,000 मिलने हैं। 1,68,000 पता नहीं कौन सी ज़बान में पढ़ा रहे हैं हमें क्लासें। अच्छा जी ईयर एंड के ऊपर पाउंड कितने का हो गया? 170 का। जरा देखें अब कितने मिलने हैं। 15,895। अच्छा अब बताओ, अम्मी ने कहा भी था बाहर के मुल्क में चीजें नहीं बेचनी, मेरे साथ ही होता है सब। इस तरह नहीं बोलते थे भाई जिंदगी में। वर्सेस जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूं। अब इसको इस पे लेके जाना है या इसको इस पे लेके जाना है? इसको इस पे लेके जाना। 168 की बजाय मेरा डेटर सिर्फ कितने देगा? 150 है, तो डेटर कम हो गया। तो डेटर कम होने की एंट्री बताएं। डेटर क्रेडिट कितने से? डेटर क्रेडिट और एक्सचेंज लॉस डेबिट 9,350। अगले साल वाली एंट्री खुद कर दें अगर किसी ने नहीं की तो कर ले। डन जी। अब डेट बताएं अगली कौन सी है? 15 जून 2012। 15 जून 2012 को अब हम क्या करें? कैश दे दें, दे दें, हमें डीओची ने बीएटी किया। कैश ले लें से 184 के एतबार से जी। डेट बताएं। 15 कैश जी 935 मैं कुछ और पूछ रहे हैं कहाँ लगे ना, मैं तो पहुंचे ही नहीं, दोनों की लोग हैं। अच्छा जी बोले हम आगे, आप क्या बोल रहे थे? वो जो मैं आपको कह रहा था वो सुन तो नहीं ली। अच्छा अब मुझे आप लोग ये बताएं सारे
कि ये जो 172040 है, अच्छा ये FR2 ना जो पास से 1-1.5 साल से आपको तजर्बा बता रहा हूँ, बच्चे कहते हैं आके पेपर बहुत आसान है, लेकिन ऑब्वियसली वही कहते हैं जो साथ साथ बड़े जील एंड जैसे पढ़ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, पेपर में समझ भी आ जाती हैं। 70-80% पेपर तो वैसे ही हो जाता है अगर बंदे ने साथ साथ पढ़ा हो, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपने सही तरह पढ़ा या नहीं पढ़ा। अच्छा मुझे ये बताएं कि 172040 की स्टोरी क्या है? हाथ खड़ा करके बता देना, हाथ खड़ा करके बता दें जी, बताएं। 15 जून को पायलट के पास जाएंगे, नहीं जहाज लेकर जाना नहीं, बिल्कुल सारी कहानी की मत मार दी जी। एक्सचेंज वाले के पास सारी मत मार दी। नहीं हमारी दराज में 17 पड़े नहीं होंगे जी। वैसे मत मरवानी हो कॉन्सेप्ट की तो सबसे मिलके मरवा लें। पायलट हमारे पास आएगा, आके कहेगा कि भाई बाहर के मुल्क से आपको $935 मिले हैं, मैं बाजार में चला जाऊंगा और बाजार में जाके मैं एक्सचेंज रेट पूछूंगा, वो कहेगा 184 है, मैं उसे 935 पाउंड पकड़ाऊंगा और मैं उसे 935 पाउंड पकड़ाकर कहूंगा कि मुझे 1,72,040 रुपए दे दो। 1,72,040 रुपए मुझे दुकान से मिल जाएंगे, मैं लाके अपनी दराज में डाल लूंगा। अच्छा डेटर किताबों में कितने में पड़ा हुआ है? उसमें फिर आप इसको और इसको नेट करके ना देखा करें, थोड़ा सा अगर बड़े हो जाए तो इसी को यूज कर लिया करें। 158,950 पे किताबों में डेटर पड़ा हुआ है, तो डेटर को आप किताबों से खत्म कर दें। 158, अल्लाह अकबर। अब मुझे बता दें कि कितनी खुशी हुई। एक तो है ना बैलेंसिंग निकालना खुशी, एक है पहले सोच लेना कि खुशी है या गम है। कितने वाला कितने पैसे दे गया? 158 जिसने देने थे वो असल में तो उसने 935 दिए, वो तो और बात है। 158 जिससे मिलने थे कितने मिल गए? 172। एक्सचेंज गेन 13,090। जी क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करें। एक कागज का एनवलप बना के उसमें साथ वाले के लिए आपने 10-15 रुपए ईदी डाल के उसको बड़ा प्यार मोहब्बत से पेश करना है, फ्रॉम मी। ये याददाश्त याद रहेगी, बहुत जबरदस्त है, यादगार रहेगी। एक्लेयर्स डाल दें उसमें, टॉफी कुछ कुछ उसको याद रहे कि मेरा एक दोस्त है जो 6 दिन के लिए मेरे से बिछड़ा है। कल इकट्ठे रोएंगे इंशाल्लाह। हम 1:15 बजे रोना शुरू करेंगे और 1:16 तक हम रोएंगे इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल होगा वक्त गुजारना, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें, दुनिया में तो छोड़ के जाना है। जल्दी करें भाई, 2014 की एंट्रीज तो कर देना, फिर 15 की इकट्ठे करते हैं। प्लान डेबिट पेबल क्रेडिट इस तरह शुरू कर दीजिएगा, प्लान डेबिट पेबल क्रेडिट। क्रेडिटर ना करें, क्रेडिटर आमतौर पे गुड्स के होते हैं।
कराऊं मैं या 1-2 मिनट? 2015 की भी होगी, चलें 15 की भी, फिर P&L बैलेंस शीट बना लें। जल्दी कर लेना, देखिए कुछ लोग ऐसे सुस्त हो रहते हैं, छोड़ जल्दी जल्दी किया करें, कर लिए बाकी ने तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? 2015 तक ही कर लिए लोगों ने। डिप्रिशिएट तो फिर आप कॉस्ट पे करेंगे जो एक दफा रिकॉर्ड होगी हुई है पीपीई में। पीपीई की टेंशन नहीं है, पेएबल को छेड़ा करना है बस साल के एंड पे। चलें जी, अच्छा इधर बता दें 2008 में बैलेंस शीट में कितने क्रेडिटर जाएंगे? 2008 में बैलेंस शीट में, 9 में नहीं, 9 में तो क्रेडिटर है ही नहीं। 2008 में बैलेंस शीट में कितने क्रेडिटर जाएंगे? 30820। और P&L में कितना एक्सचेंज लॉस जाएगा? और दूसरे साल का छोड़ें, इधर पहले साल बताएं, ये तो दूसरा साल है। पहले साल कितने डेटर जाएंगे बैलेंस शीट में? 158, ये डेटर्स का कैरी डाउन है, और ये क्या जाएगा? एक्सचेंज लॉस। पुराने जमाने में टीचर मिटाना शुरू करते थे, आखिरी रो से भी बच्चा भाग के था, नहीं 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 नहीं। तो अभी पहली रो वाले भी बैठे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं। हॉर्न नहीं, नहीं नहीं, बोलो अगर अम्मी मैं बर्तन धोऊंगा, बोलो मैं बर्तन धोऊंगा, बोलो मैं बर्तन धोऊंगा, बोलो मैं बर्तन धोऊंगा। नहीं, जा हुण नहीं लग्या रहा मोबाइल से, जा जा कर मोबाइल इस्तेमाल कर मोबाइल इस्तेमाल, नहीं मोबाइल इस्तेमाल कर बाद जा। आखिरी प्लेट धो दो। प्लेट नहीं धोनी आती? क्या करते रहे पूरी जिंदगी? बैठा जाके सास बहू, चलो नहीं भाई, इससे सास बहू ना इस तरह किया करें, सास ससुर। आप लोगों ने भी कल कलाम जाके बनना है, फिर पता चल जाएगा। तो दुआ करें आपको जो मिलनी अच्छी मिले, लेकिन आप तो अच्छे रहिएगा ना आगे। जब मैं सास से तो बहू अच्छी नहीं मिली, जब मैं बहू थी तो सास अच्छी नहीं मिली। A company purchased a plant on Yakam November 2014 for UK pound and made payment on Yakam March 15। पेमेंट कब हुई है? अगले साल 2014 की इंटरेस्ट पहले जी बोले 1/10/2014 बोले। प्लांट या पीप
प्लान डेबिट और पेबल क्रेडिट। पाउंड बताएं कितने हैं? 1000 पाउंड। अच्छा जी, अब एक पहली टर्मिनोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको भी इंट्रोड्यूस करनी है ना तो फिर जाएं, भाई मेरी बात तो सुन ले भाई। हम पहली टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करने लगे हैं IS 21 में। हमने यूज़ तो की थी IS 38 में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि IS 21 में असल में जो है मैं आपको बताऊंगा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। इसमें से बताएं मॉनेटरी कौन सा आइटम है और नॉन मॉनेटरी कौन सा आइटम है। मैं आइटम बोल रहा हूं, एसेट लायबिलिटी का लफ्ज नहीं बोल रहा, आइटम बोल रहा हूं। कौन सा आइटम मॉनेटरी है और कौन सा नॉन मनी है, नॉन मनी, और कौन सा मनी टाइप है। एक्सलेंट, सब लोग सही पहुंच गए। मॉनेटरी आइटम क्या है? पेएबल, बिकॉज पेएबल ने फ्यूचर में पे होना है, पेएबल ने फ्यूचर में, प्लांट ने फ्यूचर में बिकना है। इस तरह ना सोचें, प्लांट ने फ्यूचर में यूनिट्स प्रोड्यूस करके देने हैं, हाँ कभी बिकेगा तो वो भी, लेकिन पेएबल इज लाइक मनी, डेटर इज लाइक मनी, बट इन्वेंट्री इज नॉट मनी। मुझे पता है इन्वेंट्री भी बिक जाती है, बट इन्वेंट्री इज नॉट मनी। अब मैं आपको कुछ नाम दे रहा हूं नॉन मनी आइटम्स के, नॉन मनी आइटम्स के, ऐसी जरा नॉन मनी आइटम्स के आपको नाम देने लगा हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करने लगे IS 21 में, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बायो लॉजिकल एसेट, इन टेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और जी मैंने तो अभी बताया ही नहीं कौन से क्या हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा आगे, ठीक है सॉरी, ये लाइन मैंने अपने दिल में लगाई हुई थी। इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर। मुझे कौन सी बस में बिठाओगे, मुझे कौन सी बस में बिठाओगे। नहीं, पीपी मनी तो नहीं है, पीपी तो नॉन मनी है, क्योंकि देखें ना लैंड बिल्डिंग जो पड़ी हुई है वो मनी तो नहीं है, उसमें तो इस्तेमाल होना है आगे एडमिन पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए। मैं तो मझ हूं, मुझे कहाँ ले जाओगे, मझ जई है पई रही है, आजा तीनों फिर ले जाइए। हाँ ये बात अपनी जगह है कि मझ जो है वो कभी ना कभी पैसे देगी, बट इट डजंट मीन कि ये मनी टाइप चीज है, इसने दूध देना है या गोश्त देना है, इट इज नॉट मनी टाइप चीज, इसलिए इट इज अ नॉन मनी। असल में मैं आपको बात बता दूं, मॉनेटरी की डेफिनेशन होती है रिसीवेबल पेएबल, रिसीवेबल पेएबल मॉनेटरी में जाया करेंगे। मॉनेटरी में क्या जाया करेंगे? रिसीवेबल्स और पेएबल्स, बस। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है क्या ये मनी है? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर तो मैं इस्तेमाल करके अपने कोई भी काम करूंगा, सॉफ्टवेयर कहां से मनी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो सेल के लिए रखी है या रेंट के लिए रखी है, रखी तो सेल के लिए है, बट इट डजंट मीन कि ये है, जितना अर्सा है उसमें तो यूज तो हो रही है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बोतल, माना कि बोतल बेच के फौरन पैसे ही आने हैं, और मैंने कोई जो है वो बोतल खरीद के रखी है दुकान पे, तो उसको उधार पे भी नहीं मैं नॉर्मली बेचूंगा। 50 रुपए की बोतल क्या उधार पे बेचनी है, कैश पे ही बेचनी है। बट ये अपनी जात में मनी तो नहीं है, रिसीवेबल पेएबल टाइप चीज तो नहीं है, तो इसलिए ये भी नॉन मॉनेटरी। आप दोनों इकट्ठे आ जाओ, हम उठा उठा के थक गए आप बंदे। तो डेटर, क्रेडिटर, लोन, रिसीवेबल, पेएबल, ठीक है। तो अपने रजिस्टर का एक सफ़ा खोल लें
एक तरफ हेडिंग दे दें मॉनेटरी की, दूसरी तरफ नॉन मॉनेटरी की, और वो पूरा सफ़ा अब इसी के लिए रखिएगा। अगला सफ़ा छोड़ देना, बस ये जो सवाल चल रहा है उससे अगला सफ़ा छोड़ दें। आइंदा आइंदा चीज़ें आती रहेंगी, हम डालते रहेंगे, कुछ मॉनेटरी में डाल दिया करेंगे आपसे पूछ के, कुछ नॉन मॉनेटरी में। यानी रजिस्टर में मैं कह रहा हूँ इस तरह की लिस्ट बना लें और दरमियान में लकीर खींच दें। अच्छा, कैश भी मॉनेटरी आइटम है। डॉलर जो दराज में पड़े हुए हैं, डॉलर जो दराज में पड़े हुए हैं वो भी क्या है? मॉनेटरी आइटम है। अच्छा, मैं अभी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की बहस नहीं कर रहा। देयर आर ऑलमोस्ट 30 to 40 आइटम्स जिनको हमने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में किसी दिन डालना है। जितने मैंने बताए हैं उससे आगे ना सोचें। अच्छा, कैश क्यों मॉनेटरी है? कैश से बड़ी मनी और कौन सी है? डॉलर पड़े हुए दराज में, ये क्या है? मनी टाइप चीज है, नॉन मनी टाइप चीज है? मनी टाइप चीज है। ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? हाथ खड़ा करके बताएं। आपने जो 3 सवाल कर लिए हैं उसकी बुनियाद पे पूछ रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? इस कॉन्सेप्ट के नताइज क्या होंगे बताएं। जी भाई, आप 100 रुपए दे दें। वेल डन। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे हमने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना। ये मलंग है, इनको अपने हाल पे छोड़ देना है। असल में हमें टेंशन इसकी नहीं है कि बाहर से प्लांट मंगवाया उसका क्या बनेगा, बाहर से कौ मंगवाई उसका क्या बनेगा। बाहर से डेटर से पैसे आने हैं, इसकी टेंशन है हमें। बाहर क्रेडिटर को पैसे देने हैं, इसकी टेंशन है हमें। बाहर से लोन लिया हुआ है वो वापस करना है, इसकी टेंशन है हमें। बाहर की करेंसी मेरी दराज में पड़ी हुई है, इसकी टेंशन है मुझे। तो बताएं क्या फायदा हुआ? अच्छा, इस स्टैंडर्ड ने क्या लिखा है? मॉनेटरी एसेट्स नॉन मॉनेटरी एसेट्स? नहीं, इसमें तो एसेट्स भी हैं, लाया। इसलिए ये जो हैं मॉनेटरी आइटम्स हैं, और ये बड़ा चुन के स्टैंडर्ड ने लस रखे आइटम, जिसको आप कहते नहीं बड़ा आइटम लग रहा है आज, आइटम। तो ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम है। अभी तक हमने 3 सवाल किए हैं। एक सवाल में इन्वेंट्री थी, उसको ईयर एंड पे हमने छेड़ा था या अपने हाल पे पड़ा रहने दिया था? अपने हाल पे पड़ा नहीं, बल्कि इन्वेंट्री के क्रेडिटर को छेड़ा था ईयर एंड पर। अभी जो आपको मैंने सवाल दिया, अगर आपने सही किया सॉल्व, तो आपने प्लांट को नहीं छेड़ा होगा ईयर एंड पर, आपने प्लांट के पेबल को छेड़ा होगा। पेबल इज लाइक क्रेडिटर टाइप, समझ लें। अब मुझे बता दें, मुझे ईयर एंड पे क्या डर है कि प्लांट में कोई मसला हो जाए ना, या पेबल ऊपर नीचे हो जाना है, क्योंकि पेबल इज अ मॉनेटरी आइटम एंड प्लांट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम्स की ये खासियत होती है कि इनको बस एक दफा रिकॉर्ड करके हम छोड़ दिया करेंगे। इन पे आप आगे IAS 21 लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मनी आइटम्स हैं उस पर डर, देखिए प्लांट के बारे में डर खत्म हो गया दिल में, प्लांट आ गया ना बस, अब प्लांट का कोई डर है नहीं, बस प्लांट का कोई डर नहीं। चोरी चोरी हो जाने वो अलग डिस्कशन है। लेकिन पेबल के दिल में क्या डर है? पेबल के बारे में दिल में क्या डर है? अभी तो ये 198 रुपए का है, जब मैं पे करने जाऊं पता ये बाजार से 199 का मिल रहा हो, मेरे तो हाथ पांव फूल जाने हैं, फिर मुझे 1000 रुपए और अरेंज करना पड़ना है। तो ये मुझे डर है। इस डर को जो है रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ईयर एंड वर्सेस की कैलकुलेशन। जी बोलें। नहीं, डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर लेंगे, डेप्रिसिएशन कर ले, मेरे चार्ज है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर, वो तो IAS 16 की एडजस्टमेंट है, वो तो IAS 21 की नहीं है। प्लांट की लाइफ दी हुई है। रेट कितना? 10%। 31 दिसंबर 2014। जी, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड accumulated depreciation. डेट ऑफ परचेज कम नवंबर। जी, अब अगली एंट्री होगी
पेबल्स की जी। हाँ हाँ, 31 दिसंबर को तरतीब तो जरूरी है, डेप्शन बाद में भी चार्ज कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2014। मुझे बताएं मैंने कितने पाउंड अभी तक नहीं दिए हुए? 1000 पाउंड अभी तक मैंने नहीं दिए हुए। अब मेरे दिल में डर है कि ये 1000 पाउंड कभी भी देने पड़ सकते हैं। ये जो 1000 पाउंड है, ईयर एंड पे कितने का हो गया हुआ? 1 पाउंड 200। 2 लाख। 2 लाख आप रिस्पेक्ट से बोलते तो शायद मैं कुछ सोच भी लेता, आपने 2 लाख बोला है। मैं वैसे ही सबको कह रहा हूं। अच्छा जी, वैसे 2 लाख वर्सेस 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 पेबल कितने का हो गया है? लेकिन कितने पे क्रिएट किया था? 190। आप बताएं 198 वाले को कितने देने हैं? 2 लाख। सबर सीखा हुआ है हमने। 36 क्या? ठहरे, 36 क्या भाई, इधर क्लास में आ जाए सारे। एक्सचेंज लॉस P&L में 2000 फिर दोबारा 1000 की जगह 2000। अच्छा जी, अगले साल की जी। स्टैंडर्ड ये कहता है कि प्लांट जब आपने खरीद लिया तो आपने जितने की प्राइस तय कर ली, तो प्लांट के जब आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तो उसी दिन प्लांट को रिकॉर्ड कर लो और फिर प्लांट को छोड़ दो। अब डिलेड पेमेंट आपके प्लांट का कसूर नहीं है, इस वजह से प्लांट की कॉस्ट को हम नहीं छेड़े। डिलेड पेमेंट आपके पास पैसे नहीं पड़े तो इसमें प्लांट का क्या कसूर है? ओके जी, आगे चलें। 2015 जी, प्लांट के डेप्शन तो चार्ज करेंगे, लेकिन इनको पेमेंट हो रही है यह का मार्च 15 को। कितनी जी? 199। तो बेहतर है पहले कैश रिकॉर्ड करें। 1000 पाउंड इंटू रुपीज 199। क्रिएट कितने पे किया था? 198। ग्रो करके किस पे पहुंच गया हुआ है? 2 लाख पे। देखे ना, 198 जमा 2000 2 लाख। 2 लाख पे लाइबिलिटी पड़ी हुई है, तो इसको क्या कर दें? डेबिट कर दें। 2 लाख वालों को अगर हम 199 दे आए तो हमारे दान तो सारे बाहर निकल आएंगे। एक्सचेंज गेन 1000। अभी 1000 की जाके अच्छी सी इफ्तारी कर लें या 500 चैरिटी दे दें, 500 की इफ्तारी कर लें? अच्छा जी, आगे चलें, फिलहाल छोड़ें इस बात, आगे चलें। डेट बताएं, डेट। 31 दिसंबर रकम मार्च 2015। डिप्रिशिएट कर दें। मैंने नहीं डिप्रिशिएट होना, तो ना हो मसीदे कर देना। ये क्या हर साल मुझे ही डिप्रिशिएट कर रहे होते हो? कोई बंदा दाएं बाएं हो ना, बहुत शिकवे करता हुआ हर बात पे, तो उसके सामने बस अल्लाह की बड़ाई बोलते रहा करें बार 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 बार, और अल्लाह की नेमतें उसको गिनवाते रहा करें। ऐसे ऐसा खुद ही हो जाएगा। आप मौके पे ऑपरेशन करते हैं उसका, यार ये क्या बात कर दी तुमने। मौके पे ऑपरेशन कभी नहीं सही रहता।
ओके सालों लग जाते हैं लोगों के दिल बदलते हुए। जो दिल से बंदा काम का इरादा कर लेता है वो हमेशा करता है। ओके P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो बाबा कहते हैं कि तस्वीर बनी है। जॉन एफ कैनेडी की बनी हुई है। अच्छा जी आगे चलें। अब मुझे बताएं भाई कि P&L में पहले साल क्या जाएगा? दो हजार कौन सा बोल रहे हैं आप? 14 एक्सचेंज लॉस जाएगा। एक्सचेंज लॉस कितना? नेगेटिव लिखना, नेगेटिव लिख लें। और डिप्रिसिएशन जाएगी 300। ये तो हो गया P&L बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन चलेगी 3300 की और लॉस चला गया। P&L में प्लांट जाएगा 198 माइनस 3300 पे और पेबल जाएगा 198 प्लस 2000 या यहां से भी उठा लें 2 लाख पे करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि 2 महीने के अंदर पे हो जानी है। करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। जी नॉन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पीपी पेबल। जी पीपी बोलें कितना था? 190 माइनस 1900। पेबल कितने पे? 2 लाख। अगले साल पीपी 194700 माइनस 17 और पेबल जी स्ट्रेट लाइन ही अज्यूम किया हुआ। अच्छा जी पेबल 0 पे जाएगा। पेबल क्रिएट कितने से हुआ था? 198 से ग्रो करके किस पे चला गया? 2 लाख पे हो गया ना। तो 2 लाख पे खड़ा था, 2 लाख पे हो गया। पेबल इज 0 क्योंकि ये कम मार्च को उसको पेमेंट हो गई है। हाँ एक्सचेंज गेन रह गया और डेप्रिसिएशन रह गया। ये अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 198। तो एक्सचेंज गेन इधर भी तो डाल सकते हैं आप स्लैश डाल के। कितना? 1000।
ये लेक्चर 1 नहीं भेजा आपने IAS 21 का मुझे। ये दरम्यान वाले सवाल आप होमवर्क में कर लेंगे, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे, ताक रात भी है ना आज, तो ये ज़रा मगरिब से पहले कर लीजिएगा, ठीक है? तो 6, 7, 8वां सवाल मगरिब से पहले कर लीजिएगा। हाँ 6, 7, 8 होमवर्क। चलें जी, पेज 502 पे आ जाए, दूसरा पार्ट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 9।